हमने पहले के क्लास में तुगलक वंश तक पढ़ लिया था। आज हम दिल्ली सल्तनत के दो आखिरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। वंश तो सैयद वंश में कुल 4 शासक होते हैं। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। दरअसल जब तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है तो उस वक्त भारत में तुगलक राजवंश का शासन होता है और नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का शासक होता है। लेकिन तैमूर के आक्रमण होने पे पहले तो वो तैमूर लंग से पराजित होता है दिल्ली में, और फिर पराजित होने के बाद वो दिल्ली छोड़ करके गुजरात भाग जाता है। तैमूर दिल्ली को लूटता है। दिल्ली को लूटने के बाद फिर वो कन्नौज की तरफ बढ़ता है, कन्नौज को लूटता है। फिर वो हरिद्वार की तरफ बढ़ता है, वहाँ लूटपाट करता है। फिर वहाँ से वो कश्मीर की तरफ बढ़ जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। जब तैमूर लंग भारत से वापस चला जाता है तब वो भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्र जैसे कि लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, ये सब जो क्षेत्र होता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उन क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां को गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो जो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इस इलाके में वो खिज्र खां को अपना गवर्नर नियुक्त कर देता है। खिज्र खां 1482 ईस्वी में जब तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद खिज्र खां दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेने के बाद खिज्र खां एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो ये 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खिज्र खां एक संघर्ष करता है। नासिरुद्दीन महमूद का एक अधिकारी होता है, उसके साथ सत्ता के लिए संघर्ष होता है। उस संघर्ष में नासिरुद्दीन महमूद के जो अधिकारी होते हैं उसको पराजित करता है, और पराजित करने के बाद वो 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के बाद खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि खुद को रैयत-ए-आला की उपाधि से सम्मानित उपाधि धारण करता है। वो रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करता है। और वो सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं धारण करता है? क्योंकि वो खुद को एक स्वतंत्र शासक नहीं मानता है। वो अपने आप को तैमूर लंग के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी जो शाहरुख होता है, तैमूर लंग का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी शाहरुख, तो शाहरुख का प्रतिनिधि मानता है खुद को भारत में। इसीलिए वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है खिज्र खां, और स्वयं रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करता है। और आप जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, जबकि क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठता है तो वो खुद को एक स्वतंत्र शासक नहीं मानता है, क्योंकि उसे दास्ता से मुक्ति नहीं मिली होती है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, बल्कि उसकी जगह वो मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करता है। इसी तरह खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता और उसकी जगह वो रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करता है। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है, और खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह के शासन की कोई खास बात या उपलब्धि नहीं है। उसके समय की जो याद रखने लायक बात है वो दो ही चीज़ है कि मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को नामक एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे, उसको अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह के राज की घटनाओं के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसको तारीख़ मुबारक शाही के नाम से जाना जाता है। तारीख़ मुबारक शाही। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में था, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह के राजकाल की घटनाओं के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसको तारीख़ मुबारक शाही के नाम से जाना जाता है। मुबारक शाह के पश्चात, उसके मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल की कोई घटना महत्वपूर्ण है नहीं जो याद रखा जा सके। बस एक चीज़ जो इस समय की इम्पोर्टेंट है वो ये कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी उभरता है जिसका नाम था बहलोल शाह।
बहलोल, जिसका नाम था बहलोल शाह, और ये बहलोल शाह सरहिंद नामक जो प्रांत होता है उसी का गवर्नर रहता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। और मोहम्मद शाह इस बहलोल शाह से इतना प्रभावित होता है कि उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान करता है। तो ये बहलोल शाह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही बहलोल शाह, जो कि मोहम्मद शाह के समय में एक महत्वपूर्ण सूबेदार, सरहिंद का सूबेदार है, एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, इसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की जाती है मोहम्मद शाह के द्वारा। और यही बहलोल शाह आगे चल करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोदी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ मोहम्मद शाह की शासन की एक महत्वपूर्ण घटना सिर्फ यही है कि इसके समय में बहलोल शाह का उपहार एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में होता है। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक होता है, और ये अपने ही जो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, इसके डर से ये भाग करके बदायूं में शरण लिए होता है और बदायूं में ही रहता है। 1451 ईस्वी में सैयद वंश का अंत हो जाता है, और सैयद वंश के अंत होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोदी वंश के नाम से जानते हैं। और ये लोदी वंश की स्थापना यही बहलोल शाह करता है, जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में सरहिंद का गवर्नर होता है। तो आइए हम देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश का शासन भारत में 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश है। इसी वंश को समाप्त करके बाबर भारत पे 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की स्थापना करता है। तो लोदी वंश में कुल 3 शासक होते हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक होता है। जो बहलोल लोदी होता है वो अफ़गान मूल का होता है, और अफ़गानिस्तान में एक कबीला होता है जिसका नाम होता है गिलजाई कबीला। गिलजाई कबीले का ही एक शाखा होता है साहू खेल। गिलजाई कबीले की ही एक शाखा होता है साहू खेल। साहू खेल साहू खेल इसी गिलजाई कबीले के इसी साहू खेल शाखा का में पैदा हुआ रहता है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी भारत में प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना करता है। बहलोल लोदी भारत में प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि भारत में द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा की जाती है। तो भारत में पहली बार अफ़गान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है, और 1451 ईस्वी में। और बहलोल लोदी भारत चूँकि अफ़गान मूल का होता है, और इसीलिए इसे अफ़गान राज्य कहा जाता है। तो बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में अफ़गान राज्य की स्थापना करता है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की भी स्थापना करता है, उसका नाम है लोदी राजवंश। और जो सबसे पहला काम बहलोल लोदी के द्वारा किया जाता है वो ये कि वह जौनपुर नामक राज्य पर अधिकार करता है। आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था तुगलक वंश को के समय में कि जो फिरोज शाह तुगलक होता है उसके समय में वो 300 लगभग नए नगरों की स्थापना करता है। उसमें एक नगर होता है जौनपुर, और यही जौनपुर आगे डेवलप होकर के एक राज्य के रूप में विकसित हो जाता है। और जब 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है, तो उस समय की परिस्थिति का लाभ उठा करके दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां के प्रांतपति यानी सूबेदार खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उसी में से एक जौनपुर राज्य भी होता है। जौनपुर का सूबेदार भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण से उत्पन्न हुई अव्यवस्था का लाभ उठा करके। तो बहलोल लोदी सबसे पहले जौनपुर राज्य पर आक्रमण करता है और जौनपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। इस समय जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी होता है। जौनपुर का शासक जो होता है हुसैन शाह सरकी, वो जौनपुर छोड़ करके बिहार भाग जाता है। और बहलोल लोदी के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बहलोल लोदी अपने जो सरदार या उसके जो अधिकारी, निकष्ट सरदार या अधिकारी होते हैं, उसका बहुत सम्मान करता है। और उसके विषय में कहा जाता है कि जब उसके अधिकारी या सरदार उसके सामने खड़े होते हैं तो बहलोल लोदी भी खड़ा रहता है, वो बैठता नहीं है गद्दी पे। और इसीलिए बहलोल लोदी ने अपने जो सरदार थे उसको मसनद-ए-अली कह करके पुकारता था। ये सम्मानजनक शब्द था, मसनद-ए-अली कह करके पुकारता था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक के समय में
दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में सरदारों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था? तो वो शासक था बहलोल लोदी, जो अपने सरदारों को मसनद ए अली कह करके पुकारता था। और बहलोल लोदी वह शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का किसी शासक द्वारा सबसे लंबा कार्यकाल है किसी शासक का। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 71वीं बीपीएससी के पीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा पहले यूपी पीसीएस में और दूसरे एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो उस शासक का नाम था बहलोल लोदी, जो 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल था वो था फिरोज शाह तुगलक का, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक था। तो सबसे लंबा कार्यकाल बहलोल लोदी का था और दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल फिरोज शाह तुगलक का था। बहलोल लोदी के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है और सिकंदर लोदी गद्दी पर सिकंदर शाह के नाम से बैठता है। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी बिहार पर आक्रमण करता है और बिहार पर जब वो आक्रमण करता है तो उसके बिहार का शासक उस वक्त हुसैन शाह सरकी, जो पहले जौनपुर राज्य का शासक होता है, उसी के अधीन बिहार भी आता है। तब जब वो बिहार पर कब्जा करने के लिए सिकंदर लोदी आगे बढ़ता है तो बनारस के समीप सिकंदर लोदी और हुसैन शाह सरकी के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुसैन शाह सरकी पराजित होता है और वो बंगाल भाग जाता है। उसके बाद बिहार पर भी सिकंदर लोदी का अधिकार हो जाता है और बिहार पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर लोदी तिरहुत पर अपना अधिकार करता है। फिर वो बंगाल के शासक के समझौता करता है और फिर वो मुंगेर को बंगाल और बिहार के बीच एक सीमा रेखा के रूप में निर्धारित करता है। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा एक नए नगर की स्थापना, एक नए शहर की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है आगरा। तो आगरा की स्थापना 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है और सिकंदर लोदी दिल्ली की जगह आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। यानी कि सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है 1506 ईस्वी में और फिर दिल्ली की जगह आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। सिकंदर लोदी भूमि के माप के लिए एक नया पैमाना चलाता है जिसको गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी एक रूढ़िवादी और कट्टर शासक था, इसीलिए उसने जो मुस्लिम के भीतर जो तजिया निकाला जाता है उस तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके अलावा उसने मुस्लिम महिलाओं को जो सूफी संत या गुरु होते थे उसकी मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन सिकंदर लोदी की खासियत ये थी कि वो साहित्य और विद्या का संरक्षक था। उसके समय में संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था फरहंगे सिकंदरी के नाम से। फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में आयुर्वेद के एक संस्कृत में लिखी गई ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था। इसके अलावा इसके समय में एक और संगीत के ऊपर एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है लजत ए सिकंदरी। लजत ए सिकंदरी की रचना किसके ऊपर की गई थी? संगीत के ऊपर की गई थी। सिकंदर लोदी खुद ही एक विद्वान व्यक्ति था। वो फारसी में कविताएं लिखा करता था। वो जो कविता लिखता था वो गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अक्सर जो कवि होते हैं वो एक अपने उपनाम से कविता लिखा करते हैं। तो सिकंदर लोदी गुलरूखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करता था फारसी भाषा में। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। 1517 से 1526 ईस्वी तक। दरअसल सिकंदर लोदी की 1517 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और सिकंदर लोदी के दो पुत्र होता है, इब्राहिम और जलाल। सिकंदर लोदी का दो पुत्र होता है, इब्राहिम और जलाल। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार को लेकर के एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में जो दरबारी लोग होते हैं
वो एक तरह से साम्राज्य विभाजन का निर्णय लेते हैं और जो दिल्ली आगरा का इलाका होता है इस इलाके का शासक इब्राहिम को बनाया जाता है, जबकि जलाल जो उसका दूसरा पुत्र होता है उसको जौनपुर और कालपी का शासक बनाया जाता है, जौनपुर और कालपी का शासक बनाया जाता है। तब इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। उसके और उसी समय जलाल है वो जलालुद्दीन के नाम से खुद को शासक घोषित करता है कालपी में। तो इस तरह एक साथ दो व्यक्ति स्वतंत्र शासक के रूप में बैठता है, एक तरफ इब्राहिम शाह और दूसरी तरफ जलाल जो जलालुद्दीन के नाम से बैठता है। 1517 ईस्वी गद्दी पर बैठने के बाद इब्राहिम लोदी अब विजय अभियान के लिए निकलता है और सबसे पहले 1517 ईस्वी में वो ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए हुमायूं आजम नामक अपने सेनापति को भेजता है, हुमायूं आजम को भेजता है ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए। ग्वालियर का शासक इस वक्त विक्रमाजीत सिंह होता है, विक्रमाजीत सिंह ग्वालियर का शासक होता है। विक्रमाजीत सिंह इब्राहिम लोदी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ग्वालियर को जीतने के बाद इब्राहिम लोदी राणा सांगा के ऊपर अभियान करता है और नतीजा राणा सांगा और राणा सांगा जो कि इस समय मेवाड़ के शासक होते हैं, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच घटोली का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेना के बीच घटोली का युद्ध होता है। यह युद्ध 1518 ईस्वी में होता है, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। यानी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच 1518 ईस्वी में जो घटोली का युद्ध होता है, घटोली का युद्ध, इस युद्ध में लोदी की सेना की पराजय हो जाती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी अपना ध्यान बिहार की ओर केंद्रित करता है। बिहार में इस वक्त दरिया खान नूहानी नामक शासक होता है जो खुद को स्वतंत्र कर चुका होता है दिल्ली सल्तनत से। तब दरिया खान नूहानी के ऊपर से इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है। दरिया खान नूहानी पराजित होता है और इब्राहिम लोदी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, लेकिन दरिया खान नूहानी के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर खां खुद को मोहम्मद शाह नूहानी के नाम से बिहार का शासक घोषित करता है। मोहम्मद शाह नूहानी के नाम से बिहार का शासक घोषित करता है और खुद को लोदी यानी इब्राहिम लोदी से अलग स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लेता है। तब मोहम्मद शाह को नूहानी को पराजित करने के लिए इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है, लेकिन इब्राहिम लोदी मोहम्मद शाह नूहानी को पराजित करने में असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी सहायता के लिए पंजाब के गवर्नर और अपने ही चाचा दौलत खां लोदी को दिल्ली आने के लिए संदेश भिजवाता है। दौलत खां लोदी इस समय पंजाब का गवर्नर होता है जो रिश्ते में इब्राहिम लोदी का चाचा लगता है। वो दौलत खां लोदी पंजाब से दिल्ली आने से का बहाना बना देता है, स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बना देता है और दिल्ली नहीं आता और अपनी जगह अपने पुत्र दिलावर खां को दिल्ली भेजता है। दरअसल इसका कारण ये होता है कि जो पंजाब का गवर्नर होता है दौलत खां लोदी, इसके यहाँ पंजाब के ऊपर बहुत सारा राजस्व बकाया होता है और वो काफ़ी समय से राजस्व चुकाया नहीं होता है। तो दौलत खां लोदी को इस बात का डर होता है कि कहीं जाने पर बंदी न बना लिया जाए, इसलिए वो खुद नहीं आता है और अपने पुत्र दिलावर खां को भेजता है। जब दिलावर खां जाता है दिल्ली तब उसे इब्राहिम लोदी बंद करके कारागार में डाल देता है। फिर वो बाद में किसी तरह कारागार से स्वतंत्र होकर के भाग कर पंजाब पहुंचता है और दिल्ली की सारी स्थिति की जानकारी वो दौलत खां लोदी को देता है। दिल्ली की स्थिति को जान करके दौलत खां लोदी अब इब्राहिम लोदी से निपटने का निर्णय लेता है और वो इसके लिए अपने पुत्र और अपने एक दूत को अपने पुत्र दिलावर खां और अपने एक दूत को वो काबुल के शासक बाबर के दरबार में भेजता है और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है और वो बाबर से यह भी वादा करता है कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तब वह बाबर की सहायता करेगा। बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी जिसको उसने तुर्क भाषा में लिखा था, उस तुजू के बाबरी में बाबर यह भी कहता है कि जब वो काबुल में था तब राणा सांगा का भी एक दूत उससे आकर मिला था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ अभियान चलाने की सलाह दी थी। ऐसा बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में बताता है। तो इसी स्थिति के भीतर बाबर भारत अभियान करता है और बाबर
भारत पर कुल 5 आक्रमण करता है। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में पंजाब के बाजौर के किले पर करता है और फिर भेरा के किले पर करता है, और 1526 ईस्वी में जो उसका आक्रमण होता है ये भारत पर उसका 5वां आक्रमण होता है। ऐसा बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में बताता है। तो सारी तैयारियों के बाद बाबर 1519 से ही भारत को जीतने की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे एक एक करके कई बार आक्रमण करता है। 1526 ईस्वी में वो पानीपत के मैदान में पहुंचता है अपनी सैनिकों के साथ, और पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक युद्ध होता है। इस युद्ध से पहले अपनी सेना को व्यवस्थित करने के लिए बाबर के द्वारा कुछ विशेष इस तकनीक को अपनाया जाता है जिसको तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि कहते हैं। तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग ये बार बार पूछा जाता है कि तुलगमा युद्ध पद्धति पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तुलगमा युद्ध पद्धति दरअसल ये जो सैनिक होते हैं उसको अलग कई हिस्सों में बांट करके और उसको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था होती है जिसको हम तुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। और ये जो उस्मानी विधि है ये तोप को व्यवस्थित करने की विधि होती है। इसमें 2 गाड़ियों के बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है और उस जगह में तोप को लगाया जाता है और वहीं से तोप से गोले चलाए जाते हैं। तो तोप को व्यवस्थित करने की जो विधि है उसको उस्मानी विधि कहते हैं। ये विधि चूँकि मंगोलों ने उस्मानियों से सीखा था इसीलिए इसे उस्मानी विधि कहा जाता है। और यह तुलगमा युद्ध पद्धति है, ये सेनाओं को व्यवस्थित करने की युद्ध पद्धति है। तो ये तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया जाता है इस युद्ध में। इस युद्ध में वैसे तो बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी और उसके अपने पास सिर्फ 12,000 सेना थी, लेकिन इस आंकड़ा को विद्वान सही नहीं बताते हैं। हाँ, ये ज़रूर बताते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना में की संख्या कुछ अधिक रही होगी, लेकिन समस्या ये थी कि इब्राहिम लोदी की सेना में जो लोग थे वो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे, बल्कि इसमें नौकर, चाकर और तमाम ऐसे लोगों को भी सेना के नाम पर शामिल कर लिया गया था। लेकिन जो बाबर की सेना थी वो प्रशिक्षित थी, ट्रेंड थी और उसके पास आधुनिक तोप का इस्तेमाल तोप था जो कि आधुनिक युद्ध उपकरण था। तो ये तोप के इस्तेमाल ही वो वजह था जिसकी वजह से इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, वो मारा गया और बाबर की विजय हुई। अब इस युद्ध में जो तोप का इस्तेमाल हुआ उसको चलाने के लिए 2 तोपची रखे गए थे जिसके नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 तोपची थे जिसने इस युद्ध में तोप चलाए थे। और इस तरह इस पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर 1504 ईस्वी में जब काबुल को जीता था तभी से बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि 1504 ईस्वी में जब मैंने काबुल को जीता था तब से ही भारत को जीतने की मेरी इच्छा थी और मैं इसके बारे में कभी भूला नहीं था। तो 1504 ईस्वी में बाबर काबुल का शासक बनने के बाद से ही जो भारत को जीतने का सपना देख रहा था वो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उस सपना उसका पूरा हो जाता है। और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद और पानीपत के युद्ध में विजय हासिल करने की खुशी में बाबर के द्वारा काबुल के निवासियों को एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया जाता है और इसी वजह से बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई। कलंदर की उपाधि प्रदान की गई क्योंकि वो पानीपत के युद्ध में विजय के बाद वो काबुल में रहने वाले हर काबुल वासी को एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। तो इस तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है, मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का खात्मा हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि भारत में जो पहला अफ़गान राज्य बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया जाता है उस पहले अफ़गान राज्य की भी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि दूसरे अफ़गान राज्य की स्थापना बाद में शेर शाह सूरी द्वारा की जाती है जब वो हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करता है। तो इस तरह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का समाप्त नहीं होता है, बल्कि भारत से पहले अफ़गान राज्य की भी समाप्ति हो जाती है तथा भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम मुग़ल राजवंश के नाम से जानते हैं।